मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन ऐसे तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करें। आइए पेज नंबर 30 पे हमें कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दैट इज What are the types of molecule of elements and compounds? ठीक है, तो बेसिकली जो molecule of elements है उसके क्या क्या टाइप्स हैं और जो molecule of compounds है उसके क्या टाइप्स है, ठीक है, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए कि molecule of element, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि नहीं, तो यहाँ लिखिए molecule of element, molecules of element। अब molecule of element क्या होते हैं, बेसिकली हमें पता है सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे लिखिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बहुत ही सिंपल है कि नहीं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो है, ठीक है, ये बेसिकली सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से बनता है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनता है। तो ये बेसिकली बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है। आप मोनो एटॉमिक ले सकते हो, नेक्स्ट डाई एटॉमिक ले सकते हो, और नेक्स्ट पॉली एटॉमिक भी ले सकते हो। तो सारे क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अब मोनो एटॉमिक में क्या ले सकते हो, जैसे कि नियॉन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, ये सारे क्या है बेसिकली मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन कैसे हैं? मोनो एटॉमिक, क्योंकि सिंगल एटम प्रेजेंट है। डाई एटॉमिक में क्या हो जाएगा, जैसे आप O2 ले लो, यहाँ पे एग्जांपल लिख लो चाहिए, जैसे आप ले लो नियॉन, हीलियम, ये सारे कौन से मॉलिक्यूल है? मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो ये कौन सा है? यहाँ पे ले लो ऑक्सीजन O2, नेक्स्ट N2, ये सारे क्या हो गए? डाई एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में क्या आ जाएगा, जैसे आप फास्फोरस ले सकते हो P5, ठीक है, S8 ले लो, ये सारे क्या हो गए हमारे पॉली एटॉमिक। लेकिन ये कौन से हैं? सेम काइंड ऑफ एटम है कि नहीं, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बन रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इधर बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, तो ये भी बेसिकली बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है। तो पहला आएगा यहाँ पे डाई एटॉमिक, ठीक है, डाई एटॉमिक। यहाँ आ जाएगा ट्राई एटॉमिक, और लास्ट में आ जाएगा पॉली एटॉमिक, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। डाई एटॉमिक में क्या ले सकते हो, क्योंकि NaCl, ठीक है, दो मॉलिक्यूल है कि नहीं, दो मॉलिक्यूल है। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है। दिस इज, यहाँ पे कितने एटम है? दो एटम है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा, जैसे CO2 ले लो, है कि नहीं, CO2, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉली एटॉमिक में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल NH4 ले लो, ठीक है। ये क्या है बेसिकली हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, लेकिन ये डिफरेंट एटम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? हेटेरो एटॉमिक होता है, यहाँ पे होमो एटॉमिक होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो हमें पता है ऑलरेडी यार वैलेंसी क्या होता है, कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन lose or gain by an element is called valence, है कि नहीं। तो बेसिकली वैलेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। एग्जांपल के लिए यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते हो कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, सोडियम का वैलेंसी होता है दैट इज 1। नेक्स्ट मैग्नीशियम, इसका वैलेंसी क्या होता है 2। व्हाट एल्स, कोई भी ले सकते हो, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4, और एक लिख लो जैसे कि ऑक्सीजन वैलेंसी 2, ठीक है, एक्सेट्रा।
तो इस तरीके से आप वैलेंसी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, हाउ आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड रिटन, ठीक है। तो बेसिकली हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें हमें सबसे पहला क्या पूछ रहा है कि यार जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो तो उसको लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, आइए यहाँ लिखते हैं, दैट इज while, ठीक है, while writing molecular formula symbol of the elements and valency is required, है कि नहीं। तो जब आप लिखोगे, ठीक है, जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखोगे तो आपको बेसिकली जो एलिमेंट है, ठीक है, आयन है, रेडिकल है, जो भी है, आपको उसका बेसिकली सिंबल पता होना चाहिए, नेक्स्ट उसकी बेसिकली वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, हाउ आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड रिटन, उसको लिखते कैसे हो, उसको कैसे लिखते हैं, दैट इज, तो यहाँ लिखिए, स्टेप नंबर 1 क्या है कि राइट सिंबल, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, फिर आप सिंबल को लिखिए, है कि नहीं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि राइट वैलेंसी, राइट वैलेंसी। थर्ड, इसके बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा कि आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी, है कि नहीं। आप वैलेंसी का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या बोलता है कि यूज सब्सक्रिप्ट, ठीक है, यूज सब्सक्रिप्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था बेसिकली हमारा छोटा सा कंसेप्ट रिलेटेड टू कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया क्या करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज केमिकल रिएक्शन। आइए बात करते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यार जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है दैट इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। The process in which some substance undergoes bond breaking while some new substance are formed. This is known as chemical reaction, ठीक है। This is known as chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, क्या बोलता है कि the process in which some substance undergoes bond breaking while some new substance are formed, this is known as chemical reaction, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ के तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखिए, कोई भी एक जनरल एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास है एक सब्सटेंस ए, ठीक है, वो कंबाइन करता है सब्सटेंस बी के साथ और बेसिकली हमें प्रोडक्ट देता है सी अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट बी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक जनरल रिएक्शन कंसिडर किया। ये बेसिकली क्या है, एक
केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब देखो ध्यान से, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास दो सब्सटेंस है ए और बी, ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, अपना बॉन्ड बेसिकली ये लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे और नया बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, नया बॉन्ड बनाएंगे और नए नए सब्सटेंस यहाँ पे क्या होंगे? प्रोडक्ट के फॉर्म बनेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंस जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो ये जो सब्सटेंस है यहाँ पे ये क्या है? बेसिकली रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट। अब जो प्रोडक्ट, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नए नए प्रोडक्ट्स बेसिकली जो फॉर्म हुए हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो बना है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होते हैं आइए इसको समझते हैं। अब रिएक्टेंट को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? सब्सटेंस which take part in a chemical reaction, in a chemical reaction are called as, क्या बोलेंगे? are called reactants। और यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रोडक्ट क्या होता है? Substance which are formed in a chemical reaction are called, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, ऑलराइट। अरे बात समझ। देखो रिएक्टेंट क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या है? बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। और क्या बता सकते हो कि जो रिएक्टेंट है हमारा, और क्या बता सकते हो कि जो रिएक्टेंट है हमारा ये हमेशा केमिकल रिएक्शन में जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा रहता है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? दे आर ऑलवेज रिटन ऑन LHS। ठीक है, इसको LHS में आप लिखोगे हमेशा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? दे आर always written on RHS। ठीक है, इस प्रोडक्ट को कहाँ पे लिखोगे? RHS साइड में। ठीक है, ऑलराइट। तो ये था बेसिकली हमारा छोटा सा कंसेप्ट रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें होता है कि ये बेसिकली क्या हमारा रिएक्टेंट और ये क्या हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। रिएक्टेंट को आप हमेशा LHS में लिखोगे, वाइल प्रोडक्ट को हमेशा कहाँ लिखोगे? RHS में। ऑलराइट, तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बेसिकली जिसमें दो तरीके के चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है दैट इज, यहाँ लिखिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अब इसमें बेसिकली दो तरीके के चेंजेस आते हैं। कैसे कैसे आते हैं? द वेरी फर्स्ट वन दैट इज, या तो इसमें फिजिकल चेंज आएगा। क्या आएगा? फिजिकल चेंज। या फिर इसके अंदर आएगा दैट इज केमिकल चेंज। ठीक है, या फिर इसके अंदर आएगा फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। तो दो तरीके के चेंजेस इसके अंदर आते हैं, ऑकर होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज फिजिकल चेंज और इसके बाद आएगा दैट इज केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज के अंदर क्या होगा कि जो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन है आपका, उसके अंदर का क्या होगा कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज
composition of matter, composition of matter does not change, does not changes, ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज नहीं हो रहा है तो कौन सा चेंज है, वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज केमिकल चेंज। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस, ठीक। ऑलराइट, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज होगा, यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हमारे पास क्या है, आइस है। क्या है हमारे पास, आइस, ठीक है। आइस क्या होता है, H2O होता है। आइस सॉलिड फॉर्म में, आपने यहाँ क्या किया, हीट किया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या था, H2O था, यहाँ पे भी क्या है, H2O है। खाली फिजिकल अपीयरेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है। क्या हुआ है, खाली स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है। केमिकल कॉम्पोजिशन वही है, एग्जैक्टली वही है। जैसे देखिए H2O था, यहाँ पे भी H2O है। तो इस तरीके के केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या देगा, CO2 देगा, है कि नहीं, CO2 गैस देगा। अरे बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से कार्बन था, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ कंबाइन करके क्या हो जाएगा, CO2 गैस दे रहा है। यहाँ पे देखिए जहाँ से कार्बन सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पे जाने के बाद गैसेस में हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज, ठीक। ऑलराइट, तो बेसिकली इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है केमिकल चेंज है, क्या होता है फिजिकल चेंज। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए पेज नंबर 30 पे हमें बेसिकली एक टेबल दे रखा है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए टेबल बना रखा है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है, दैट इज आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फिनोमिना गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमने टेबल दे रखा है कि नहीं। इसमें बहुत सारे फिनोमिना दे रखे हैं, ठीक है। टोटल 9 फिनोमिना दे रखे हैं। उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यार बेसिकली उस फिनोमिना के अंदर फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला फिनोमिना देखते हैं क्या दे रखा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस बेसिकली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है वाटर के अंदर, यानी कन्वर्ट हो रहा है वाटर के अंदर। तो यार हमें पता है बेसिकली आइस क्योंकि सॉलिड स्टेट में होता है कि नहीं। आइस कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है कि नहीं। वाटर वो क्या, वो कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, स्टेट। तो ये कौन सा चेंज होगा, दैट इज फिजिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा फिजिकल चेंज लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड क्या दे रखा है वो देखते हैं, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड। अब यार एक बात बताओ, जो बेसिकली क्या है, कुकिंग ऑफ फूड है कि नहीं। अब ये यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हो रहा है यार, देखो एक बार जो आप खाना बना देते हो, ठीक है। आप एक बार खाना बेसिकली बना दिए, अब आप वापस से उसको पहले जैसे कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये कौन सा चेंज हो गया, दैट इज केमिकल चेंज। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। ऑलराइट, हमने डेफिनेशन में भी देखा है केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस। नेक्स्ट क्या दिया है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट। अब यार ये क्वेश्चन अच्छा है, रिपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब क्या, जब बेसिकली हम फ्रूट वगैरह जो भी है हमारे पास, ठीक है, अगर उसको लंबे समय तक ऐसे ओपन रख देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है बेसिकली वहाँ पे क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एक नया लेयर उसके ऊपर आ जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। इस वजह से हम लोग ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्या दिया है, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, ठीक है। तो यार बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार आप मिल्क को बेसिकली कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हो। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, कर्ड में, है कि नहीं। आप मिल्क से कर्ड बना सकते हो, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। कौन सा चेंज,
केमिकल चेंज। आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इवेपोरेशन ऑफ वाटर यार आपने अपने घर पे भी कभी कभी ट्राई किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा, है कि नहीं? वाटर बेसिकली क्या कर रहे हो आप, मान लो जो गैस होता है वहां पे आपने रख दिया, ठीक है, रख दिया और वहां पे क्या करने लगे, वाटर को बॉईल करने लगे, तो क्या होगा, वाटर अभी लिक्विड में है, इवेपोरेट कर रहे हो मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं? लिक्विड से गैस में कौन सा क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज हो रहा है मतलब कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या दिया है? डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, है कि नहीं? तो बेसिकली जो हमारा फूड वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं, है कि नहीं, वो बेसिकली स्टमक के अंदर एक बार अगर डाइजेस्ट हो गया तो क्या आपको वापस से वो फूड मिल पाएगा? क्या नहीं मिल पाएगा। मतलब कौन सा चेंज हो गया? दिस इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट साइज रिडक्शन ऑफ नैप्था बॉल एक्सपोज टू एयर। ठीक है, तो यार अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? कौन सा फिनोमिना है कि जो नैप्था बॉल है, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, उसका साइज क्या होते जा रहा है? रिड्यूस होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? रिड्यूस होते जा रहा है। जैसे आपने एयर में उसको रखा है, तो ठीक है, आपने क्या किया, नैप्था बॉल लिया, उसको बेसिकली एयर में ऐसे रख दिया, ठीक है, तो यार आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम क्या होने लगेगा? उसका साइज रिड्यूस होने लगेगा। क्या होने लगेगा? साइज रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? जैसे देखो स्टार्टिंग में जो नैप्थलीन बॉल था वो सॉलिड स्टेट में रहता है। कौन से स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बट अब उसका साइज बेसिकली क्या होती जा रहा है? कम होती जा रहा है। यानी क्या हो रहा है कि जो नैप्था बॉल के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसेस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन होता है। ठीक है, तो यार यहाँ पे सब्लिमेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या? उसका स्टेट चेंज हो गया, है कि नहीं? स्टेट चेंज हो गया मतलब कौन सा चेंज है? दिस इज फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज। आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस। ठीक है, तो यार बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा टाइल्स है, यहाँ पे नाम भी दे रखा है, दैट इज शाहबादी और कडप्पा टाइल। ठीक है, सो बेसिकली ये जो स्पेशल टाइप के टाइल्स जो है, ठीक है, इनमें क्या होगा जब हम लेमन जूस वगैरह इसमें क्या करते हैं, डालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टेनिंग हो जाता है। स्टेनिंग मतलब क्या? कलर छोड़ने लगते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, कलर बेसिकली क्या होने लगता है? इनका रिमूव होने लगता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, है कि नहीं? कलर हट गया मतलब क्या? नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया। और यहाँ पे क्या है? ये केमिकल चेंज। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या दिया है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, तो यार यहाँ क्या हो रहा है कि मान लो आपके पास कोई भी एक ग्लास का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, आपने क्या किया? एक सर्टेन हाइट से उसको ड्रॉप कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, वो ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ग्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब यार एक बात बताओ, जब वो ब्रेक हो गया, ठीक है, उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, है कि नहीं? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाएगा। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी तो यार ग्लास ही है, पहले जो मटेरियल से बना था अभी भी तो वही मटेरियल है, खाली क्या हुआ है? उसका साइज छोटा हो गया है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो कौन सा चेंज हो गया? दिस इज फिजिकल चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है बेसिकली, हमें 9 फिनोमिना देखिए कैसे करना है, कौन से फिनोमिना में कौन सा चेंज हो रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सर बेसिकली अभी हमने बात किया केमिकल रिएक्शन होता क्या है, अब उसको समझते हैं कि यार उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहाँ लिखिए वर्ड इक्वेशन, और एक आता है दैट इज केमिकल इक्वेशन। क्या आता है? और एक आता है दैट इज केमिकल इक्वेशन। आधी बात समझ। सो बेसिकली आप दो तरीके से क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक केमिकल इक्वेशन और एक लिख लो वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं। सो बेसिकली जो वर्ड इक्वेशन है वहाँ वो क्या होता है, आइए इसको डिफाइन करते हैं कि जब आप द सिंपल वे of representing chemical reaction in words
वर्ड्स। क्योंकि जब आप वर्ड्स के फॉर्म में क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज नोन एज क्या बोलोगे, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलोगे, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, सर बेसिकली आप केमिकल इक्वेशन को जब वर्ड के फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन को जब वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, दैट विल बी नथिंग बट वर्ड इक्वेशन। और केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसको भी डिफाइन करते हैं, द रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction in condensed form by using chemical formulae is called, क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कॉपर सल्फेट combines with zinc dust, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट अलॉन्ग विथ कॉपर। अरे बात समझ। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन आपने लिखा है, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, सिंपल वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है, देयरफॉर ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। क्या है, वर्ड इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल देखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, सेम रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि क्या था, कॉपर सल्फेट कंबाइन कर रहा था जिंक डस्ट के साथ। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट देगा, जिंक सल्फेट अलॉन्ग विथ कॉपर। ठीक है, तो इस तरीके का ये रिएक्शन है। अरे बात समझ, आपने क्या किया, केमिकल फॉर्मूले की मदद से इस पूरे रिएक्शन को कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। तो ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, केमिकल इक्वेशन। अरे बात समझ में। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा छोटा सा कंसेप्ट रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला तरीका है दैट इज वर्ड इक्वेशन और सेकंड है दैट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यार इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए हेडिंग लिख रखा है। क्या दे रखा है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, जब आप केमिकल इक्वेशन को कोई भी लिखोगे, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए यार आपके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, है कि नहीं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला रूल दे रखा है दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि आप जो रिएक्टेंट है आपका, ठीक है, क्या है, रिएक्टेंट, उसको आप कहाँ लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। कहाँ लिखो, LHS में लिखो। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट, उसको आप कहाँ इंडिकेट करो, RHS में। RHS मतलब क्या, राइट हैंड साइड में लिखो। ठीक है, आधी बात समझ लो। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, आप रिएक्टेंट को कहाँ लिखो, LHS में लिखो, प्रोडक्ट को कहाँ लिखो, RHS में लिखो। बट LHS RHS किसके, एरो के। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या आता है, एक एरो आता है, और ये एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये दोनों के बीच में एरो जाएगा, कहाँ रहेगा ये, बिटवीन, एरो कहाँ रखना है, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, ऑलराइट, ये रूल नंबर 1 बोलता है। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है उसको समझते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है,
हाँ लिखिए, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, क्या है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, या फिर अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो आप क्या करो, उनको बेसिकली उनके बीच में आप प्लस साइन लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, प्लस साइन, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ लिखिए रूल, इफ अगर आपके पास टू और मोर रिएक्टेंट है, मोर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, ठीक है, देन ऐड प्लस साइन बिटवीन देम, चलेगा, ठीक है, करेक्ट। ऑलराइट, अगर आपके पास यार एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, आप क्या करो, उनके बीच में प्लस साइन लगा सकते हो, अगर प्रोडक्ट रहेगा वहां पे भी लगा सकते हो, रिएक्टेंट रहेगा वहां पे भी लगा सकते हो, ठीक है, रूल नंबर 2। नेक्स्ट, अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि यार जो बेसिकली आप केमिकल रिएक्शन जब लिख रहे हो, है कि नहीं, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जब लिख रहे हो, तो उसमें जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, आप क्या करो, उनके फिजिकल स्टेट भी मेंशन करो। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जब आप केमिकल रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है कि नहीं, तो बेसिकली आप क्या करो, उनके फिजिकल स्टेट भी मेंशन करो, ठीक है। तो रूल नंबर 3 यहाँ क्या लिख सकते हैं, दैट इज कि मेंशन physical state of reactant या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल है, मेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, आप क्या करो, फिजिकल स्टेट भी मेंशन करो रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में, कौन से स्टेट में, सॉलिड, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या इंडिकेट करोगे, स्मॉल लेटर एस, स्मॉल लेटर एस। या फिर अगर आपके पास मान लो सॉलिड में नहीं है, लिक्विड में है, किसमें है, लिक्विड, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल लेटर एल, ठीक है। अगर आपके पास लिक्विड में ना होकर के अगर गैस में है, तो गैस के लिए आप क्या लिख सकते हो, आप या तो जी लिख दो या फिर एरो पॉइंटिंग अपवर्ड लिख सकते हो, वो लेकिन प्रोडक्ट साइड में आएगा, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास मान लो एक्वस में है, इसमें है, एक्वस में है, तो एक्वस के लिए आप क्या लिखोगे, ए क्यू लिख दो, ठीक है। तो ये सारे फिजिकल स्टेट आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब इनके अलावा आप देखो यहाँ पे दो चीज आता है, गैस की बात करते हैं, गैस बेसिकली एक रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट साइड में हो सकता है, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट साइड में है तो आप जी एज इट इज लिखोगे, प्रोडक्ट साइड में है तभी भी आप जी एज इट इज लिखोगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, कि जो रिएक्टेंट साइड में जो गैस है वहां पे आप जी लिखोगे, प्रोडक्ट साइड में भी जी लिखोगे, बट प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्शन है, आप या तो जी लिखो या फिर एरो पॉइंटिंग अपवर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप गैसेस को, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में है तो क्या आएगा, जी, प्रोडक्ट साइड में है तो एरो पॉइंटिंग अपवर्ड या फिर जी, ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन से साइड में है, दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड, ठीक है। आ रही बात समझना, ठीक है, आ रही बात समझना, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर गैस आपके पास रिएक्टेंट साइड में है तो आप क्या लिख सकते हो, जी, सिंपली जी लिखो। अगर प्रोडक्ट साइड में आपके पास ऑप्शन है जी लिखो या फिर कभी कभी एरो पॉइंटिंग अपवर्ड भी आ जाता है, ठीक है। अब इसी में एक और आता है, दैट इज एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अब वो किसके केस में होता है, वो बेसिकली पीपीटी के केस में होता है, किसके केस में होता है, प्रेसिपिटेट के केस में। तो यहाँ पे अगर आपके पास मान लो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्या बन रहा है,
ठीक है। अगर आपके पास मान लो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड लगा सकते हो। अरे बात समझ में? ठीक है। तो रूल नंबर 3 आई होप आपको समझ में आया क्या बोल रहा है। ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4। क्या आता है? रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर आप केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपको रिएक्शन करवाने के लिए हीट सप्लाई करना पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि एरो जो होता है, एरो, ठीक है, उसके ऊपर आप एक डेल्टा साइन बना सकते हो। ठीक है। क्या बना सकते हो? डेल्टा साइन बना सकते हो। ये पहला पॉइंट बोलता है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है इसी में? सेकंड पॉइंट बोलता है दैट इज कि अगर आपके रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट बोलता है कि जो एरो है ना आपका रिएक्शन का एरो, उसके राइट हैंड साइड में, उसके राइट हैंड साइड में आप प्लस हीट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्लस हीट। इस तरीके से आप प्लस हीट लिख सकते हो। सारी बात समझ में? ठीक है। ऑलराइट। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अगर रिएक्शन में आपको हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, आप एरो के ऊपर क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऐसा डेल्टा साइन बना सकते हो। अगर आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रहा है तो आप एरो के राइट साइड में प्लस हीट ऐसा एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है। ऑलराइट। अब देखो काफी जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि ये जो प्लस हीट है ये अभी प्रोडक्ट साइड में लिखा है कि नहीं, राइट हैंड साइड में, मतलब किसके साइड है, प्रोडक्ट के साइड में। अब कभी कभी आपको क्या मिलेगा कि ये जो प्लस हीट है ये रिएक्टेंट साइड में भी लिख देते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे, जैसे यहाँ क्या हो रहा था, हीट सप्लाई हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप एरो के ऊपर डेल्टा बना दो। क्या बना दो? डेल्टा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख दो। प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखोगे, हीट रिलीज होगा। रिएक्टेंट साइड में लिखोगे, हीट सप्लाई होगा। ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ऐसा भी लिख सकते हो या फिर प्लस हीट यहाँ पे भी लिख सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 क्या बोलता है उसकी बात करते हैं। ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि अगर आपका केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट लग रही है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, जो भी आपका कंडीशन है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उनको मेंशन कर सकते हो अबव या फिर बिलो द एरो। ठीक है। जो एरो है आपका, जैसे ये एरो है, ठीक है, तो आपका जो केमिकल रिएक्शन का जो एरो है, आप उसके अबव या फिर बिलो क्या कर सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि मेंशन conditions like temperature, pressure, catalyst, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो कंडीशंस है आपके, ठीक है, तो ये सारे जो कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है, ये सारे और भी वैरायटीज ऑफ कंडीशंस है। ठीक है। आप इनको क्या कर सकते हो, अबव और बिलो द एरो। ठीक है। तो आप एरो के अबाउ या फिर बिलो मेंशन कर सकते हो। आ रही बात समझ में? रूल नंबर 5 क्या बोलता है। ठीक है। ऑलराइट। अब रूल नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है। रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि जो रूल नंबर 6 हमारा बोलता है, रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो आपके रिएक्टेंट है, जो आपके प्रोडक्ट है, आप क्या कर सकते हो, उनके स्पेशल नेम्स अगर आपको लिखने हैं, ठीक है, उनके जो स्पेशल नेम्स हैं उसको आप क्या कर सकते हो, उनके उनके फॉर्मूले के, उनके केमिकल फॉर्मूले के बिलो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि राइट स्पेशल नेम्स of the reactant or product below the chemical formulae, है ना, केमिकल फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? रूल नंबर 6 क्या बोलता है, अगर आपका जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि सर्टेन रिएजेंट, सर्टेन रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का आपको स्पेशल नेम लिखना है, मेंशन करना है। तो आप क्या कर सकते हो,
उनके केमिकल फॉर्मूले के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे थे आई थिंक 6 रूल्स थे हमारे राइट फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये सारे रूल्स को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझना है। ठीक है, सो यार यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, दैट इज क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग, दैट इज कॉपर सल्फेट। देखिए ऐसा कॉपर सल्फेट कौन इसका स्टेट क्या होता है, एक्वा स्टेट में है। ठीक है, एक्वा स्टेट में है। नेक्स्ट इसके साथ हमने कंबाइन करा है जिंक डस्ट, क्या कंबाइन करा है, जिंक डस्ट सॉलिड स्टेट में है। अब इसका जब रिएक्शन आप कराओगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट एक्वा स्टेट में मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे कॉपर आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट में, और साथ में इसके आपके हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये है एक हमारा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में देखो हमारे आई थिंक 3 रूल्स यहाँ पे कवर अप हो जा रहे हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखो यहाँ से रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखो, है कि नहीं। तो ये जो एरो है, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ये क्या है हमारा, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज रिएक्टेंट, है कि नहीं। ये क्या है हमारा रिएक्टेंट। व्हाट अबाउट दिस, ये सब क्या है हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट। रूल नंबर 1 कंप्लीट। एरो है कि नहीं है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, रूल नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या बोलते हैं कि इफ 2 और मोर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट आर देयर, यहाँ पे आएगा आर प्रेजेंट, लिखिए ऐसा आर प्रेजेंट। ठीक है, इफ 2 और मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर प्रेजेंट देन ऐड प्लस साइन बिटवीन देम। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है, आप उनके बीच में प्लस साइन लिखो। देखो यहाँ पे हमने बेसिकली प्लस साइन इंडिकेट किया है कि नहीं। यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन, यानी रूल नंबर 2 भी आ गया यहाँ पे। रूल नंबर 3 क्या बोलते हैं, मेंशन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। ठीक है, यार देखो हमने यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है सबके फिजिकल स्टेट मेंशन किया है कि नहीं। अब देखो कॉपर सल्फेट कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। तो एक्वस के लिए हमने क्या लिखा है, AQ लिखा है। हरी बात समझ, AQ लिखा है। नेक्स्ट जिंक, जिंक क्या है, सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट के लिए क्या लिखा है, S लिखा है। ठीक है, ऑलराइट। तो फिर जिंक सल्फेट कौन सी स्टेट में, एक्वस में है, तो AQ लिखा। फिर कॉपर कौन से स्टेट में, सॉलिड में है, तो फिर S लिखा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आई थिंक हमारे 3 रूल्स क्या हो जा रहे हैं यहाँ पे, कवर अप हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे ये 3 रूल्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए ऐसा एग्जाम्पल लिखिए, वेजिटेबल ऑयल। यहाँ लिखिए वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है कि नहीं। इसको बेसिकली हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया। हाइड्रोजन गैस है लेकिन तो जी लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में, याद कीजिए रूल नंबर 3। नेक्स्ट, अब ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, ये रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। क्या होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और बेसिकली एक सर्टेन कंडीशन पे होता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने डिग्री पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यहाँ पे एक कैटलिस्ट रखते हैं हम लोग, निकल कैटलिस्ट। क्या रखते हैं, निकल कैटलिस्ट। अरे बात समझ, तो रिएक्शन बनेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, वनस्पति घी बनेगा। क्या बनेगा, वनस्पति घी। ठीक है, और वनस्पति घी जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे बाकी के रूल्स यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है, हीट सप्लाई। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में हीट सप्लाई करोगे तो एरो के ऊपर डेल्टा साइन आएगा, है कि नहीं। ऑलराइट, और अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होगा तो क्या लिख सकते हो, +8 लिख सकते हो। ठीक है, +8 मेंशन कर सकते हो। तो ये जो इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें देखो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 का हमने दोनों में से एक का यूज किया है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट साइड में हीट रिलीज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे +8 लिखा है। ठीक है, तो रूल नंबर 4 भी इसी में आ रहा है कि नहीं। ऑलराइट, अब रूल नंबर 5 कहाँ पे है, क्या बोलते हैं कि मेंशन कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा अबव और बिलो द एरो। ठीक है, तो ये एरो था हमारा, देखो ध्यान से ये एरो है। इसके अब देखो ये जो रिएक्शन है एक सर्टेन टेम्परेचर पे हो रहा है, 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो इसके लिए एक कंडीशन है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने कहाँ मेंशन किया, एरो के अबव। ठीक है,
ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दिया है, कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट भी यूज हुआ है, उसको बिलो लिखा है। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, आई मीन निकल कैटलिस्ट को ऊपर लिख दिया, टेम्परेचर को नीचे लिखा, वो भी चलेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमारा रूल नंबर 5 क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। अब रूल नंबर 6 क्या बोलते हैं, राइट स्पेशल नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिलो द केमिकल फॉर्मूला। अब ये इंटरेस्टिंग है, आपको क्या करना है, अगर मान लो आपके केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, आपको किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का स्पेशल नाम लिखना है, क्या लिखना है, नेम लिखना है, तो आप क्या कर सकते हो, उनके फॉर्मूले के जस्ट बिलो लिख सकते हो। जैसे ये क्या है, कॉपर सल्फेट, इसका एक स्पेशल नेम क्या होता है, ब्लू विट्रॉल, अरे वो आपको पता है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्लू विट्रॉल, ठीक है। तो ब्लू विट्रॉल आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारा रूल नंबर 6, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल के थ्रू आई थिंक हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो रूल्स हैं यहाँ से कंप्लीट हो जा रहे हैं, है कि नहीं। ऑलराइट, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। टोटल कितने रूल्स हैं, 6 रूल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे रूल समझ में आए कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके बाद हमने बात की रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, है कि नहीं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।